हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो प्यारे जवानों, नोट्स पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सच्ची बता दो, पढ़ रहे हो? बहुत बढ़िया है। प्यारे जवानों, ऐसे ही नोट्स पढ़ते रहो, मजा आ जाएगा। तो जवानों, आज हम लोग बेहद आसान सा टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक है कि भाई जो हम मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। तो जनरल 3 तरह का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हालांकि इसके अलावा और भी कई तरह के हैं, फेरी, एंटी फेरो, मेटा फेरो, कई तरह के हैं, लेकिन हम उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम आप यहां पर सीखेंगे सिर्फ 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है? तो देखो, वैसे आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में एक चीज सुन रखी होगी, हल्की सी बात मैं बताता हूं कि साहब किसी के अंदर, यदि किसी एटम के अंदर जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो यदि उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं साहब वो पेयर्ड हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस मटेरियल का जो बिहेवियर है वो डायामैग्नेटिक होता है। उस एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो उस एटॉमिक लेवल की बात कर रहा हूं कि किसी एटम की यदि हम बात करें तो उस एटम के लिए यदि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो उसका बिहेवियर डायामैग्नेटिक होता है। अच्छा, यदि एटॉमिक लेवल पे ही पैरामैग्नेटिक में देखें तो एट द एटॉमिक लेवल, देखो मैं सारी बातें अभी बता रहा हूं एटॉमिक लेवल पे, ठीक है? तो एटॉमिक लेवल में इसके अंदर क्या होता है साहब, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। और साहब इसके अंदर क्या होता है, मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, इसके अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। ये एटॉमिक लेवल की बात है। जैसे इसके अंदर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे आउटर ऑर्बिट में, या 6 होने चाहिए थे मान लो, और साहब 6 के 6 हैं, इसमें अप स्पिन और डाउन स्पिन के सारे प्रेजेंट हैं। तो हम कह देंगे कि साहब इसके अंदर क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसका मतलब साहब ये एटम जो है ये डायमैग्नेटिज्म को शो करेगा। सेम इसी तरीके से मान लो इस केस में किसी एक के अंदर मान लो अपने पास क्या आ गया, ये इस तरह का आ गया है। अब कोई एक अनपेयर्ड है, मान लो इससे पहले कोई एस वाला था, जो भी था वो मान लो फील्ड था, ये अनपेयर्ड है एक। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कहेंगे साहब, कई सारे अनपेयर्ड हैं, मतलब मान लो लेटस से 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड। तो एटॉमिक लेवल की तो ये बात होती है, लेकिन हम समझने वाले हैं कि पूरा एज ए सब्सटेंस जो है वो बिहेवियर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्यों है। तो भाई इसके लिए ना अलग अलग तरह की थ्योरीज हैं। तो प्यारे जवानों, एक बात मैं आप सबको बता दूं, हर एक मटेरियल के लिए जो डायामैग्नेटिज्म है ये तो होता ही होता है। हां, यदि उसके साथ पैरा, फेरो, दूसरा बिहेवियर उसके साथ यदि है तो हमें रिजल्टेंट दिखाई देगा। अब उस केस में ऐसा हो सकता है कि जब ये भी प्रेजेंट है तो ओवरऑल इसका इफेक्ट दब जाए और इनका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाए। मतलब यदि कोई आपसे पूछता है कि मैग्नेटिज्म के हिसाब से मटेरियल्स में कौन सी चीज हर एक में होती है, दैट इज डायामैग्नेटिज्म। और ये ऐसा है, इस पर आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, डायामैग्नेटिक बिहेवियर बदलता नहीं है। इसके पीछे का जो कारण है, देखो अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन उन थ्योरीज की ज्यादा डिटेल हमें नहीं करनी, ज्यादा क्या उनकी बिल्कुल भी डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हल्की सी उनकी झलक जो है वो जरूर दिखाऊंगा मैं आपको कि देखो भाई इसके अंदर क्या होता है डायमैग्नेटिक में साहब, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो होता यह है कि व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ध्यान से समझना है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, मेरे प्यारे जवानों, मान लो कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, कोई मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है। ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना, जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, ये जो एरो मैंने लगाया है ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की डायरेक्शन में लगाया है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा तो आप सबको मालूम है कि करंट उल्टी डायरेक्शन में आएगा, उसके कारण इसका खुद का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कहां आएगा, नीचे। इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट कहां है, नीचे है। इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट मान लो मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल m मान लेता हूं, तो इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट नीचे था। अब मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऊपर की तरफ, लेट अस से हमने ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब क्योंकि इस सब्सटेंस में तो एक इलेक्ट्रॉन और भी है,
अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे अपोजिट स्पिन का होगा, तो साहब जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा होगा, इसका मतलब उसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसका खुद का कहां होगा, ऊपर। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मतलब हमने बाहर से कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसके कारण प्यारे जवानों क्या होने वाला है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर आप याद करो, आप ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा। प्यारे जवानों यदि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता, तो इस पर फोर्स लगता बाहर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था पहले केस में, लेकिन ये नेगेटिव है, इसका मतलब इस पे फोर्स लगा अंदर की तरफ, और साहब अंदर की तरफ फोर्स लगने के कारण क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, ज्यादा ताकतवर फोर्स लगने लगा है। प्यारे जवानों इसका मतलब क्या होना है, अब ये तेजी से दौड़ेगा, अब ये mv²/r होता है भाई साहब, तो इसका मतलब अब ये तेजी से दौड़ेगा, तेजी से दौड़ेगा तो इसके कारण जो करंट है वो ज्यादा आएगा, इसके कारण करंट ज्यादा आएगा, इसका मतलब इसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, इसका मतलब माना कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके मैग्नेटिक मोमेंट में कुछ बढ़ोतरी हो गई, मानो डेल्टा एम की बढ़ोतरी हो गई, और वो बढ़ोतरी नीचे की तरफ हुई है। क्यों हुई नीचे की तरफ, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इसके मोशन में सपोर्ट मिला। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन तो उल्टा घूम रहा था, ये तो ऐसे घूम रहा था, तो इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो पॉजिटिव होता तो फोर्स अंदर लगता, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव, इसका मतलब ये कहां लगेगा, बाहर की तरफ। और साहब जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो उस हालात में इलेक्ट्रॉन का मोशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसका मतलब इससे पैदा होने वाला करंट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्योंकि इससे पैदा होने वाला करंट कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हल्का फुल्का कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, पहले देखो जितना इसका मैग्नेटिक मोमेंट था मान लो 10, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना था 10, कुल मिला के एक दूसरे को कैंसिल करते थे, लेकिन जैसे ही इसका मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता था इनिशियली, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को यदि हमने रखा तो इस पर्टिकुलर एटम की यदि बात करें तो इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट साहब ज्यादा हो गया है, और इसमें क्या हो गया है, कम हो गया है। अब जरा समझिए, पहले इस पे भी 10 था नीचे की तरफ, इस पे 10 था ऊपर की तरफ, तो भाई कैंसिल हो रहा था, लेकिन अब 10 में मान लो 1 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया साहब 11, लेकिन यहां पर 1 कम करना पड़ेगा, मतलब साहब क्या हो गया 9। इसके कारण क्या होगा प्यारे जवानों, यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो पूरे सिस्टम का बनेगा वो कुछ आएगा, ये 9 है ये 11 है, तो इन दोनों का कुछ वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू बचेगी, और जो रिजल्टेंट वैल्यू बचेगी वो कौन सी डायरेक्शन में बचेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में बचेगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो साहब उससे नीचे की तरफ बचनी है डायरेक्शन, इसका मतलब साहब अब जो डायरेक्शन होनी है वो कहां होनी है, नीचे नेट मैग्नेटिक मोमेंट की। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसको कंक्लूजन की तरह से लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, समझ में आया आपको कि किस तरीके से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इसने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आया, यही बात समझाने के लिए मैंने ये सारा तामझाम रचा है। अब मैं इस बात को समझा रहा हूं, लिख रहा हूं, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, आई होप समझ तो आया होगा। अरे जवानों, डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, व्हेन दीज मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे देन इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में पैदा होगा। मतलब हम क्या लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा यहां पे, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ
एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होगा। भाई समझना समझना, मान लो एक्सटर्नल फील्ड इधर है, मान लो फील्ड ऐसा है, आपने कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा, ध्यान रहे मैंने ये नहीं कहा है कि एक मैग्नेट है, मैंने कहा एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, कोई सा भी हो सकता है। अब जो डायामैग्नेटिक मटेरियल हमने यहां पे रख दिया, मेरे प्यारे जवानों इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है, तो इसका खुद का डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट है साहब, वो होगा इधर साउथ आना चाहिए और इधर नॉर्थ आना चाहिए, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में नेट डायपोल मोमेंट आएगा। कहने का मतलब ये है प्यारे जवानों, इस स्पेसिमेन का ये टुकड़ा, ये किनारा तो साउथ बनेगा और ये क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मान लो हमारे पास यहां नॉर्थ पोल था, यहां साउथ पोल था, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा, और हमने बीच में ये कोई एक मटेरियल है जो कि डायामैग्नेटिक है। अब उसने हमसे पूछ लिया बताओ इसमें पोलैरिटी किस तरीके से पैदा होगी, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे साहब इसके अंदर जो पोलैरिटी आने वाली है वो किस तरीके से आएगी, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, उससे अपोजिट आएगी। एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इससे अपोजिट आएगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक मोमेंट होता था साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब प्यारे जवानों, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, साउथ, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, नॉर्थ, तभी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी है। देखो ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन थी, अब जरूरी नहीं है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को ऐसे ही नॉर्थ साउथ लगाए, जरूरी तो नहीं है। वो यहीं पर ही आपको क्या कह सकता है, वो कह सकता है साहब हमारे पास एक सोलेनॉइड है। भाई लिख लेना इस बात को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। तीनों की एक एक प्रॉपर्टीज को बताते चलूंगा साथ साथ, इसलिए मैं तीनों को एक साथ बताऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो प्यारे जवानों, इसी चीज को क्या कह सकता था कि भाई ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, हमने सोलेनॉइड में करंट इस तरीके से पास किया, माना कि ये बन गया नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, अंदर की तरफ बात करेंगे तो साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। गलती मत कर देना भाई, बाहर यदि मैंने स्पेसिमेन रखी है, अंदर यदि मैंने स्पेसिमेन रखी है, बिहेवियर पे नजर रखना। बाहर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि साहब आपने तो कह रखा है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है। भाई हमने मान रखा है आइडियल सोलेनॉइड के केस में ऐसा है, ठीक है, लेकिन अब आइडियल कोई है, ये तो कोई भी सोलेनॉइड है, ठीक है ना, इसके अंदर हम माना कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है, तो लेंगे तो फाइनाइट वैल्यू के हिसाब से बाहर नॉर्थ से साउथ होगा, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। तो ये भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इस वजह से क्या होने वाला है मेरे भाई, यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब ये वाला हिस्सा इसका साउथ बनेगा और ये हिस्सा नॉर्थ बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन वही चीज यदि हम यहां देखेंगे, स्पेसिमेन वही है, वही डायमैग्नेटिक है, लेकिन इसके अंदर क्या होने वाला है मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इस वजह से इधर आएगा साउथ और साहब इधर आएगा नॉर्थ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो स्पेसिमेन को यहां रखें तो अलग आंसर है, यहां रखें तो अलग आंसर है। तो आपको रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है, आप समझो। समझने की बात क्या है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है मेरे भाई, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। आई थिंक समझ गए होंगे, समझ गए। तो मैंने आपको ये बताया डायमैग्नेटिज्म आया किसके कारण, ये एक थ्योरी कहती है जो मैंने एक बता दी आपको, ठीक है। और उसकी जो मेन बात थी कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो साहब क्या होगा, अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक के लिए जो थ्योरी है वो दूसरी है। भाई देखो, चीजें हमें कुदरत में अपने आप मिली हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने नहीं बनाया था, वो कुदरत में अपने आप था। हमने तो डिफरेंट मटेरियल्स का बिहेवियर देखा, उसके बाद हमने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। क्लियर है? तो पैरामैग्नेटिज्म को जो एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी है वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि भाई ये एक हमारे पास लेटेस्ट से कोई स्पेसिमेन है, कोई टुकड़ा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। तो होता ये है कि भाई इसके अंदर इनिशियली ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, अलाइंड होते हैं कि इनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझना है। तो भाई एक चीज बड़ी काम की देखने के यहां पे, डायामैग्नेटिक मटेरियल में हर एक एटम का, एटम की बात कर रहा हूं, हर एक एटम का नेट डायपोल मोमेंट कितना था? 0, हर एक एटम का। लेकिन इसके अंदर, पैरामैग्नेटिक के अंदर भाई साहब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो अनपेयर्ड है, इसके कारण हर एक एटम जो है उसका नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। लेकिन पूरी स्पेसिमेन के लिए यदि हम देखें, पूरे टुकड़े के लिए देखें, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना है साहब? 0 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये किसी गिवन टेम्परेचर पे रैंडमली अरेंज्ड हैं। माना कि कोई डायपोल ऐसे अरेंज है, कोई ऐसे अरेंज है, कोई कैसे कैसे अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंज हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, इस वजह से क्या होगा कि नेट डायपोल मोमेंट स्पेसिमेन का 0 हो जाएगा। हालांकि एटॉमिक लेवल पे बात करो तो उनका कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट था। अब यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मतलब साहब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था 0, लेकिन यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को नॉन जीरो कर दे, प्यारे जवानों ध्यान रखना, ये जो मैंने एरो दिखाया है ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाई है हर एक एटम के लिए। तो मेरे प्यारे जवानों, इस जैसे कि यहां पर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट था और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहां पर यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट आना है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि मेरे प्यारे जवानों, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में है। तो डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। उस हालात में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम होती है। इसको समझने के लिए हमें एक रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो आपने पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा तो भाई अभी उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करो, Pe × cos थीटा माइनस P cos थीटा पोटेंशियल एनर्जी होती थी। तो वहां पर भी यही होता था, P और E के बीच का एंगल जब 180 डिग्री होता था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती थी, अनस्टेबल सिचुएशन थी। ठीक है, तो मोटे तौर पे अभी जो आपको समझना है वो क्या है, जो अपने अभी फिलहाल काम का है कि भाई साहब एक्सटर्नल फील्ड में जब हम इसको रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड जब नॉन जीरो हो जाता है, जीरो नहीं नॉन जीरो हो जाता है, उस समय इस स्पेसिमेन के जो इंडिविजुअल एटॉमिक डायपोल्स हैं ये अपने आप को अलाइन करेंगे एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे जवानों, समझ आया कि नहीं आया? इसको मैं एक बार फिगर की हेल्प से दिखाऊं तो मैं कैसे दिखाने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं इसकी जगह पे यदि अब इन एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखूं तो एक्सटर्नल फील्ड में जैसे ही हम इस स्पेसिमेन को रखेंगे, एक्सटर्नल फील्ड माना कि इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या पाएंगे जवानों, एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डायपोल्स भी इसी तरीके से अलाइन हो गए हैं। मैंने सिर्फ 2-4 ही दिखाए हैं, आप फिगर में जितने दिखा उस हिसाब से दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, यही चीज मैं यहां लिखता हूं, यही चीज मैं यहां लिखता हूं भाई साहब। अच्छा, इसमें देखना डायपोल मोमेंट इधर है तो ये साउथ से नॉर्थ है, ये साउथ से नॉर्थ है, इसका मतलब ये जो स्पेसिमेन है इसका ये टुकड़ा बन जाएगा साउथ, और ये टुकड़ा क्या बनने वाला है भाई साहब, नॉर्थ। इसका मतलब यदि सोलेनॉइड ले, सोलेनॉइड के अंदर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखे
तो इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये वाला हिस्सा हम इसी की तरह से, ये नॉर्थ माने और ये साउथ माने मेरे प्यारे जवानों। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होना है डायपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब ये है इधर बनेगा साउथ और इधर बनेगा नॉर्थ। अब ये बात समझने की है, यहां देखो साउथ की तरफ नॉर्थ बना था, इसके अंदर साउथ की तरफ साउथ बना है। ये बात यहां पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, आपको इन चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि देखो एक्चुअल में ये वाला पार्ट मैं वेट कर रहा हूं कि कब इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको कि इस पर बहुत जल्दी फाइनल एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, है ना। तो आपको अलर्ट रहना है, एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहें। अब यदि इसी स्पेसिमेन को मैं बाहर रख देता तो एक्सटर्नल फील्ड इधर होता नॉर्थ से साउथ, अंदर तो साउथ से नॉर्थ है, तो जब ऐसे होता तो सीधी सी बात है ये इसमें भी ऐसे हो जाता मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ये साउथ और ये नॉर्थ। इसके अंदर देखोगे तो नॉर्थ साउथ था, इसमें देखोगे तो साउथ नॉर्थ है। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है, सस्पेंस तो नहीं, सच्ची बता दो, हो गया। अब मेरे भाई ये जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, एक्चुअल में ये तो इसी का बड़ा भाई है और कुछ नहीं है। इसके अंदर जो इफेक्ट वीक होता था वो इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बस थोड़ा सा अंतर। देखो इसमें भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंडिविजुअल एटॉमिक लेवल पे नॉन जीरो होता था, पूरे स्पेसिमेन का क्या होता था, जीरो। लेकिन इसके अंदर क्या है साहब, फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या है, यहां पर एक एक एटम की बात नहीं है, यहां पर बल्कि पूरे मोहल्ले बना रखे हैं। इन मोहल्लों को हम डोमेन्स का नाम देते हैं। किस तरीके से मोहल्ले हैं, लेटस से इस तरीके से मोहल्ले बने हुए हैं कि भाई इसके अंदर सारे एक इस तरीके से अलाइन हो गए, एक तरीके से ऐसे अलाइन हो रखे हैं डायपोल्स। इसके मान लो इस तरीके से अलाइन हो रखे हैं, इसके मान लो इस तरीके से अलाइन हो रखे हैं, है ना, इसके मान लो ऐसे अलाइन हो रखे हैं। कैसे भी ले सकते हो, आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है। ये अलाइनमेंट है लेटस से इस तरह का अलाइनमेंट ले रखा है हमने, ठीक है। देखो यहां पर हमने इंडिविजुअल एटम्स दिखाए थे, यहां पर हम ग्रुप ऑफ एटम्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यहां का जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल एटम से बात नहीं बन रही है, यहां हम झुंड कह रहे हैं भाई साहब, एक पूरा झुंड है, एक पूरा ग्रुप है जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहां पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता था, हर ग्रुप का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता था। यहां पर हर ग्रुप का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, ये एक ग्रुप है, इसका नेट कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है इधर, इसका कुछ इधर है, इसका कुछ इधर है, इसका कुछ इधर है, इसका कुछ इधर है, इसका कुछ इधर है। ये बात समझ में आई? अब भाई साहब एक चीज समझना, देखो इसके अंदर भी पूरी स्पेसिमेन का बिहेवियर तो मैग्नेटिक नहीं होगा, मैग्नेटिक नहीं है बिहेवियर, इस तरीके से अरेंज है कि नेट मिला के जीरो हो गया है, क्लियर है। लेकिन अंतर इसमें और इसमें क्या है, इसमें हर एक एटम का अपना देख रहे थे हम, तो यहां पर हर एक एटम का नहीं देख रहे, बल्कि हम एक ग्रुप ऑफ एटम्स का देख रहे हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डोमेन। क्या यूज करते हैं, डोमेन। तो हम इसके अंदर कहते हैं साहब डोमेन थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करते हैं कि साहब इसके अंदर इट हैज वेरियस डोमेन्स एंड these domains are arranged such that initially there is no magnetization, right? लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, if एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, यदि एक्सटर्नल फील्ड लगा दें तो क्या होता है साहब, तब दो बातें होती हैं। मान लो एक्सटर्नल फील्ड हमने लगा दिया, तो या तो एक्सटर्नल फील्ड वीक होगा या तो स्ट्रॉन्ग होगा। मान लो एक्सटर्नल फील्ड कमजोर है शुरू में, तो होगा ये कि जो डोमेन है ना, डोमेन इनका साइज बढ़ जाएगा। जैसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट था उनका साइज ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये है ना, ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, मान लो लेटस से ये हो गया। ऐसा करने से क्या हो गया, ऐसा करने से कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट सिस्टम में जनरेट हो गया है, याद रहे। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड था। मतलब एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप रखोगे तो पैरा वाला ही रिजल्ट आना है। अच्छा, यदि हम यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तब तो पता है क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लगा देंगे तो जो इधर थे डोमेन्स, इनकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी, मतलब रोटेशन ऑफ डोमेन्स विल हैपन। और रोटेशन ऑफ डोमेन्स होगा, इसके कारण जो मैग्नेटाइजेशन है वो और भी पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
पहले जवानों देखो इसमें तो इंडिविजुअल एटम्स घूम रहे थे और इसके अंदर एक पूरा मोहल्ला जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो इसके अंदर जो यदि हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये सारे इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो सारे मोहल्ले इस डायरेक्शन में होने के कारण क्या होना है कि भाई साहब मैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होना है। इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होता है। इसीलिए आमतौर पर जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं ना तो उसका कॉमन वर्ड यही होता है फेरोमैग्नेटिक। क्लियर है? तो प्यारे जवानों इंटरेस्टिंग बात क्या थी, इसके अंदर एम और बी की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसमें और इसमें दोनों में सेम है, बस इसमें थ्योरी का डिफरेंस है। क्लियर है ना? अब मैं जल्दी से 2-4 बातें और बताता हूं, मैक्सिमम बात इसमें हो चुकी है। प्यारे जवानों अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। जो हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल है दीज आर वीकली रिपेल्ड, मैं फिर कह रहा हूं भाई साहब दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय द फील्ड। भाई साहब वीकली रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इनको फील्ड में रखोगे ये रिपेल होने की कोशिश करेंगे। प्यारे जवानों ये यदि हम बात करें तो ये अट्रैक्ट होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं, ये भी वीकली अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन साहब दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। अट्रैक्शन ही है, मैंने बताया ना इसी का बड़ा भाई है, लेकिन इन दोनों में मतभेद हैं। भाई साहब ये कह रहा है रिपेल, ये कह रहा है अट्रैक्ट, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट। समझ आया? अब इससे क्या होगा साहब? इससे बहुत कुछ होगा मेरे भाई। यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान से समझना, तीनों जगह ही मैं एक केस ले रहा हूं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी नॉन यूनिफॉर्म लगाएं, इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म लगाएं और तीनों ही स्पेसिमेन को रख दें। याद रखो हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लगा रहे हैं, तो यदि ये लिक्विड है या सॉलिड भी है मान लो, तो भी ये कोशिश क्या करेगा? मूव करने की कोशिश करेगा। नाउ इट विल ट्राई टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रीजन टू, मैग्नेटिक फील्ड जहां ज्यादा है वहां से ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ जाने लगेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? कि खुद ही सोचो भाई साहब, माना कि जैसे देखो इसको एग्जांपल की तरफ से समझा दो। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है, और हमने एक कटोरी ली, दोनों पोल्स बिल्कुल पास में रखे हैं, तो इस कटोरी में एक लिक्विड है और वो लिक्विड डायमैग्नेटिक है। अब खुद ही सोचो, ये कह रहा है भाग, ये भी कह रहा है भाग, क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक है, बेचारे कुछ समझ नहीं रहा, कुछ करे भाग। मतलब ये है कि ये लिक्विड जो है यहां से ऊपर की तरफ रेज करने की कोशिश करेगा, यहां से चला जाएगा, ऊपर कटोरी है मान लो, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करेगा, इधर और इधर। मेरी भाई बात समझ में? बीच में डिप्रेशन हो जाएगा, बीच में खाली जगह, क्योंकि बीच में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बीच में स्ट्रॉन्ग है, रिपेल करे, दूर भाग तो दूर भागेगा। यदि इसी केस के अंदर हम क्या करते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, अब हमने दूर रख दिया और बीच में रख दी कटोरी। अब आपको पता है पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब यदि लिक्विड शुरुआत में ऐसा था, अब पता है क्या होगा? ये क्या कहेगा? भाग, ये भी क्या कहेगा? भाग। मतलब दोनों अपनी तरफ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जो हालात है वो इस तरीके से हो जाएगी, मतलब बीच में ऊंचा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस केस में उल्टा हो गया था, इस केस में बीच में कम हो गया था, साइड में ज्यादा हो गया था, बीच में डिप्रेशन हो गया था। अब समझ में आया? अब समझ में आया? मतलब ये इसके अंदर क्या कह रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इन दोनों में उल्टा है, इसमें और इसमें क्या है? इसके अंदर वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना है, इसके अंदर भी क्या होना है? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है भाई। खुद ही सोचो। ये वाला केस लिखा मैंने लिखा ये नॉर्थ, मैंने ये लिखा ये साउथ, दोनों पास पास हैं। ये कटोरी ले ली, इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया जो कि पैरामैग्नेटिक है लेकिन लिक्विड है। अब खुद ही सोचो, ये ऐसा था, ये क्या कहेगा? अरे इधर जाओ रे, 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 ऐसा होगा ना। ये साइड वाले हैं, ये भी इधर जाने की कोशिश करेंगे रे, तो बीच में ज्यादा हो जाएगा, बीच में ज्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब बीच में हो गया, मतलब ये इसके अंदर डिप्रेशन हुआ था, इसके अंदर ज्यादा हो गया। अब यदि इनको दूर ले जाएं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है मान लो। अब यहां पर कटोरी में रख दिया हमने,
अब यहां फील्ड ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है किनारों पर, पोल्स पर, बीच में फील्ड क्या है, कमजोर। तो ये क्या करेंगे, पोल्स पे जाने की कोशिश करेंगे। ये कहेगा मैं तो इधर जाऊंगा, मैं तो इधर जाऊंगा, मैं तो इधर जाऊंगा, ऐसे ये भी कहेगा इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। कहने का मतलब है बीच में लिक्विड में डिप्रेशन आ जाएगा और किनारों पर लिक्विड ज्यादा आ जाएगा। तो प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग सी बात थी, और इसका बिहेवियर तो दोनों में सेम ही आना है। ये बात क्लियर हो गई। इसी से रिलेटेड एक चीज और भी है, क्या है समझाता हूं। मान लो हमने एक यू शेप की ट्यूब ले रखी है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, यू शेप ट्यूब ले रखी है। अब क्या होगा साहब, यू शेप ट्यूब लेने से इसके अंदर हमने एक लिक्विड भर दिया। कौन सा लिक्विड भरा है साहब, कौन सा लिक्विड भरा है, भर दो भाई साहब, डायामैग्नेटिक। अच्छा, इसके अंदर यदि हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, मतलब यहां इस जगह पे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो क्या होना है आप खुद ही बताओ, खुद ही बताओ। इस वाली ब्रांच पे, इस वाले लिम्ब पे हमने मान लो इधर हमने साउथ लगा दिया और साहब इधर हमने नॉर्थ पोल लगा दिया। अब बताओ क्या होगा, क्या होना है भाई साहब, ये रिपेल होना है। रिपेल होने के कारण क्या होगा, ये डिप्रेस हो जाएगा इस ब्रांच में, और अल्टीमेटली इसका लेवल यहां से घट के यहां आ गया और इधर इसका लेवल बढ़ जाएगा। मतलब लिक्विड विल फॉल इन द यू ट्यूब, समझ रहे हो, यू शेप ट्यूब है ना। इसके अंदर क्या होना है भाई, इसमें तो आपको पता है अट्रैक्शन होनी है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ये यू शेप ट्यूब है। यदि हमने यहां मैग्नेट का साउथ लगा दिया, इधर हमने मैग्नेट का नॉर्थ लगा दिया, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है जो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसके कारण पहले मान लो दोनों में लिक्विड बराबर बराबर था, अब क्या हो जाएगा साहब, इसमें ज्यादा हो जाएगा और इस वाली ब्रांच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इस तरह से हो जाएगा, मतलब इसमें राइज करेगा लिक्विड और इसमें क्या करेगा, फॉल करेगा। तो आपको लॉजिकली समझना है, लॉजिकली समझ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्थ चाहता ही नहीं कि पास में आए, ये कह रहे धक्के दे रहे, जा भाई, ये भी कह रहा भाई जा भाई, तो चला जाएगा। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है ना, जहां इज्जत नहीं है वहां जाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो वहां पे, चाहे वहां पे सोना बरसे। मेरी बात समझ रहे हो ना, हाँ, ये भी समझदार है। ऐसा ही किया इसने, तो डिप्रेस हो गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर है। अब एक चीज और आती है इसमें फोर्स से रिलेटेड, क्या है अभी बता देता हूं, यही बता देता हूं कि भाई साहब यदि हमारे पास हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ध्यान से समझना, और हमारे पास ये वाली लाइन हटा रहा हूं मैं सिर्फ थोड़ा सा जगह बनाने के लिए, मेरे पास एक मान लो इस तरह से एक फ्रीली सस्पेंडेड डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो आपको तो पता ही है इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आना है वो इससे उल्टा आना है, तो इसमें इधर साउथ बनना है, इधर नॉर्थ बनना है। और प्यारे जवानों, साउथ से नॉर्थ बनते ही इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 डिग्री बनाएगा, तो ये अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा, और क्योंकि इट इज फ्री टू मूव है, तो यदि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस कर दिया तो भाई साहब क्या होना है कि भाई ये यहां से हटके और इस तरीके से हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर अलाइन करेगा। क्यों करेगा 90 डिग्री पे अलाइन, क्योंकि 180 ऐसे तो अलाइन कर नहीं सकता कि इधर साउथ आ जाए इधर नॉर्थ आ जाए, वो तो इसका बिहेवियर ही नहीं है, और इसके अंदर ये स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या करेगा, इट विल अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। याद रहे यहां पर ये सस्पेंडेड था, वो भी फ्रीली सस्पेंड किया हमने इसको ऐसे किया, हिलाया थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दिया, तो ये तुरंत अपना ऐसे 90 डिग्री पर आ गया एक्सटर्नल फील्ड के साथ। अच्छा, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर कुछ नहीं होगा, ये 0 डिग्री पर ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि भाई एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में इनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो ये तो उस हालात में स्टेबल रहेंगे। तो यदि ये फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे। यदि इनका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए तो किन का, पैरा का और फेरो का, लेकिन डाया के केस में ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर अलाइन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है, एक बार फिर मिटाता हूं मैं, फिर आगे बताता हूं। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई साहब यदि हमारे पास ये कोई स्पेसिमेन है, ध्यान से समझना, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और ये स्पेसिमेन डायामैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाना पसंद नहीं करेंगी, वो इसके बाहर से ही निकलना पसंद करेंगी। ये है डायामैग्नेटिक बिहेवियर।
क्लियर है। मान लो 500 थी, कोई एक आध जरूर जाएगी इसमें, परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म तो आइडियल सिचुएशन में आएगा, तो मान लो कोई एक आधी चली गई। इसके कारण क्या होगा ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके अंदर खुद का मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना है। आप अप्लाई कर रहे हो वो इस डायरेक्शन में है, मान लो अप्लाई आपने करा वो बी नोट है, और इसके अंदर जो अभी बचा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पैदा हुआ, नो, मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल कितना है, मान लो वो मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर है बी, ठीक है ना। तो जो इसके अंदर जो फील्ड है बी, वो अप्लाइड फील्ड से कम रहेगा। क्यों रहेगा कम? क्योंकि भाई साहब इस डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होगा। तो इसका मतलब इस तरीके से यहां पर ओवरऑल जो वैल्यू है नेट मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड वो कम हो जाएगी। बात समझ में आई? दोबारा से बोलूं, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब यदि हमने इसको डायमैग्नेटिक मटेरियल की कोई स्पेसिमेन थी, इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो इसके अंदर का जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड से कुछ कम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होना है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल प्रेफर दैट दे आर नॉट पासिंग द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उनको रिपेल करता है। तो भाई साहब, या ये हम ये कहें कि वो इसको रिपेल करती है, मतलब वो एक दूसरे में पास होना पसंद नहीं करते, इसलिए बाहर से जाने की कोशिश होगी। हां, यदि ये सुपर कंडक्टर बन गया, यदि ये सुपर कंडक्टर है मान लो, तो सुपर कंडक्टर में तो एक सिंगल लाइन भी पास नहीं होगी, वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो उस हालात में इसके अंदर का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कंप्लीटली जीरो होना है। बात समझ में आई नहीं आई? आई है, बहुत बढ़िया है। तो जवानों, एक चीज का खास ध्यान रखना है भाई, कि जब ये सुपर कंडक्टर नहीं है तो आप इसके अंदर से एक आधी लाइन जरूर पास करके दिखाएं। आधी लाइन तो कैसे दिखाओगे यार, एक लाइन तो दिखाई देना है ना, तो एक लाइन जरूर पास करें, तभी फिर हम कह सकेंगे कि इसके अंदर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, नो डाउट वो एक्सटर्नल वाले से कम है। लेकिन यदि हम यहां इसको सुपर कंडक्टर लिख रहे हैं, तो यदि ये सुपर कंडक्टर है तो उस समय फिर ये लाइन पास ना करें, आप सीधा लिखें B = 0 इन दैट सिचुएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब यदि पैरामैग्नेटिक की बात करें भाई साहब, पैरामैग्नेटिक तो फील्ड लाइंस को बहुत ज्यादा पसंद करेगा। ये क्या करेगा, इसके अंदर से जाने की कोशिश करेंगे फील्ड लाइंस, इसके अंदर हालात ये होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा, जी फेरोमैग्नेटिक क्या करेगा? भाई वो तो जितना मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा सकती हैं उनको पास करने की पूरी कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें जा सके वो गुजरे जरूर। तो मेरे प्यारे जानो, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब छोटी सी बात टेम्परेचर वाली है। भाई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका मैग्नेटाइजेशन कम होता जाएगा। मतलब ये कह सकते हो आप कि टेम्परेचर के बढ़ने के कारण डायपोल्स ना, सोचो थोड़ी देर पहले मैंने जो इसकी थ्योरी बताई थी कि किसके कारण पैरामैग्नेटिज्म है, तो जो डायपोल्स थे वो और ज्यादा रैंडमली होंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट और भी ज्यादा डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। क्लियर है? और इस फेरोमैग्नेटिक में तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर ये क्या बनने वाला है मेरे भाई, पैरा बनने वाला है। उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं। हाँ तो जवानों, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। तो प्यारे जवानों, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सभी की प्रॉपर्टीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मन लगाकर पढ़ाई करें। प्यारे जवानों, जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करते रहें चीजों को और खुद से न्यूमेरिकल्स निकालें, और दिक्कत आती है तो घबराएं नहीं, मैं हूं ना, ठीक है। तो मेरे प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।